Hi guys, welcome back. My name is C. A. Shantanu Mandari. Welcome you all to the particular subject which is called as Jurisprudence, Interpretation and General Laws, JIGL CS Executive Group 1 और आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक बैच रिविजन सीरीज एंड आज हम लोग पार्ट नंबर 7 के बारे में बातचीत करने की शुरुआत कर रहे हैं उसकी। अभी फिलहाल के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज कॉल्ड एज द चैप्टर नंबर 2 which is the Constitution of India, one of the biggest chapter, one of the important chapters जिसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और प्रीवियस कुछ पार्ट्स में आई शुड से कि हमने इसी चैप्टर के बारे में बातचीत करी है। तो चलिए अब समय आ चुका है कि फर्दर जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं लाइक आर्टिकल 12 हमने डिस्कस किया, 13, 14, 15, तो ये 4 आर्टिकल्स जो थे वो हमने डिस्कस किए हैं जिसमें आपने स्टेट की डेफिनेशन से लेके लॉ की डेफिनेशन के बारे में बात करते हुए इक्वालिटी को समझते हुए और कैसे जो चीज़ें हैं जो आर्टिकल 15 में बातचीत करी गई है विच टॉक्स अबाउट द फैक्ट जो हमने लास्ट क्लास में जाते जाते बात करी थी कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड्स पे होना नहीं चाहिए और स्पेसिफिकली अगर वो ग्राउंड्स रिलीजन से बेस्ड करते हैं, कास्ट, कल्चर, क्रीड के ऊपर हैं तो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करता हुआ पाया गया, पकड़ा गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए अपनी बात को अब आर्टिकल 16 से शुरुआत करते हैं। सो आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये कि अगर कल सरकारी नौकरी निकलती है, उसकी वैकेंसीज निकलती है, तो मैं आप हम में से कोई भी जिसका कोई भी कास्ट हो या कोई भी रिलीजन हो वो अप्लाई कर सकता है और सभी को इक्वल प्रेफरेंस मिलेगी। आई नो कि आप इसमें कुछ सवाल उठा सकते हैं पर उसका जवाब मैं आपको खुद ही दूंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी पर जैसे कि यहाँ पे लिखा है और आप जानते भी हैं बहुत बार अलग अलग स्टेट्स जो होती हैं अलग अलग वैकेंसीज निकालती हैं और लेट्स से अगर कोई वैकेंसी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में है, सो दे मे प्रेफर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको तमिल बोलनी आती हो, बिकॉज जब वो गवर्नमेंट ऑफिस की बात है तो शायद वहाँ के जो लोग होंगे वो आएंगे, इंटरेक्शन करेंगे तो दे माइट नॉट नो हिंदी, राइट। सो उनको तो उसी लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करना है। सो इन दैट केस गवर्नमेंट चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो कहने के लिए जब हम ये कहते हैं कि भाई सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या इक्वल मौके मिलेंगे वो ठीक है अपनी जगह, बट जैसे कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि सिचुएशन एंड समय को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्सेप्शंस रखे जा सकते हैं और ऐसे ही यहाँ पे रखा गया है कि ठीक है कि भाई एक्सेप्शंस के तौर पे आप पर्टिकुलरली एक ऐसे बंदे को ही हायर करेंगे जिसको वो पर्टिकुलर लैंग्वेज आती हो। एंड आई एम श्योर यू ऑल नो कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और इतने सारे यहाँ पे स्टेट्स हैं और बहुत सारे स्टेट्स के साथ साथ अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। तो आई थिंक उसी के बारे में बात करी गई। सो ऑल इन ऑल ऐसे फेस टू फेस या बाय फेस ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। कोई जेन्युइन रीज़न है, आपको खुद भी लग रहा होगा भाई अगर तमिल है तो अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आप हिंदी जानते हैं, समझते हैं, इंग्लिश जानते समझते हैं, पंजाबी हो सकता है जानते समझते हो, पर तमिल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, मुझे भी आइडिया नहीं है, तो हम वहाँ पे अगर हमारी नौकरी लग भी जाएगी तो आपको लगता है कि हम वहाँ पे टिक पाएंगे, काम कर पाएंगे? क्योंकि अगर हमें बात करने वाले सारे हमारा सीनियर, हमारे जूनियर सब एक ही लैंग्वेज बोलेंगे जो वहाँ की लैंग्वेज है जो सही भी है, तो हम कैसे वहाँ पे फिर काम करेंगे? हमें समझ ही नहीं आएगा कि बात क्या हो रही है। तो आई थिंक उस तौर पर रिस्ट्रिक्शन लगाना जेन्युइन है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि स्टेट जो है अगर उसको लगता है कि जेन्युइन रीज़न है तो वो डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। एक और चीज़ जो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि भाई आप कोई डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते एक्सेट्रा, ये सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में बात है। प्राइवेट कंपनी जैसे चाहें वैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट कर सकती हैं। अब प्राइवेट कंपनी कहती है कि नहीं जी हमें एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को अपनी कंपनी में रखना है, जो कि एथिकली शायद सही नहीं है क्योंकि मौका सबको देना चाहिए। पर अगर प्राइवेट कंपनी ऐसा कहती है तो ऐसा कोई रूल नहीं बना आज तक जो ये कहा जा सके जिसमें चैलेंज हम कर सकें, क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज़, प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, बट बहुत मिनिमम कंट्रोल है, क्योंकि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज़ को कंट्रोल करेंगे तो शायद वो बिज़नेस नहीं करना चाहेंगे आपकी इकोनॉमी में, ऑब्वियसली वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उस तौर पे यहाँ पे बातचीत जो है वो करी गई। सो ऑल इन ऑल इंडिया में अगर देखा जाए बताया गया 22 तरीके की लैंग्वेजेस हैं और जैसे कि मैंने कहा अगर कोई जॉब की ऐसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है जहाँ पे वहाँ के नेटिव, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में बात करनी ज़रूरी है तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है और उस रिस्ट्रिक्शंस को वायलेशन नहीं माना जाएगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बराबर हैं और यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा के कुछ लोगों को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं इसलिए कह सकते क्योंकि वहाँ की नीड ऐसी है, रिक्वायरमेंट ऐसी है।
फिर ये मत सोचिए ना, मतलब कि जैसे हमें फॉर एग्जांपल अगर मैं तमिलनाडु में कोई नौकरी के बारे में बात करता हूँ, तो अगर मुझे वहाँ पे तमिल मैंडेटरी है, तो अगर वो लोग भी यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए भी तो हिंदी मैंडेटरी होगी। तो जो हमारा हाल उस लैंग्वेज को लेके, मोर देन लाइकली उनका हाल भी इस लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज को लेके ये हो सकता है। नाउ व्हेन आई से एग्जांपल्स लाइक दीज, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं एक स्टेट से दूसरे को कंपेयर करूँ, मैं जनरल एग्जांपल्स दे रहा हूँ। कोई बच्चा कहे सर आपने तमिलनाडु के बारे में क्यों बोला, कोई बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें आई नो, देखो कुछ बच्चे तो क्या है कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं और उसको उसी को समझते हैं जो उनके सामने है, जो समझाया जा रहा है। बट बहुत बार ऐसा होता है जाने अनजाने में कि बात जो कही जा रही है उसके अलग अलग मतलब निकल सकते हैं। तो उसी को मैं बीच बीच में क्लैरिफाई करता रहता हूँ। अगर कुछ ऐसा मेरा मतलब कहीं होगा भी तो मैं स्पेसिफिकली बताऊँगा, बट ऐसी कोई मुझे नहीं लगता वजह है कि मुझे ये सब कहना पड़े, ठीक है। फिर बात करते हैं रिजर्वेशन सिस्टम को लेके। देखिए क्या लिखा है, द रिजर्वेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास इज ऑल्सो इज गिवन अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 16.4। मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे बात करी थी कि कहने के लिए हम सब बराबर हैं, हम सब इक्वल हैं, हमें सबको बराबरी के मौके मिलने चाहिए। पर अगर ऐसा लगता है SC ST विच इज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, अगर ऐसा लगता है, जो कि बहुत जगह है भी, कि भाई उनको हमें स्पेशल प्रिविलेज देना चाहिए बिकॉज वो बहुत पीछे रह गए हैं समाज में और बहुत लोग उनके आगे निकल गए हैं। सो टू मेक श्योर कि वो डिसकम्फर्ट ना फील करें, इनइक्वालिटी की फीलिंग आए, उन्हें भी हमें सबके साथ मिलवा के चलवाना होगा, उनको भी हमें मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आना होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको रिजर्वेशन दी जा सकती है। पर जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में और आज बहुत बहुत फ़र्क आ गया है चीज़ों के अंदर। तो अब सिचुएशन को आई थिंक रिव्यू करने की ज़रूरत है। तमाम चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अभी रीसेंट रूलिंग आई थी, उसमें भी उन्होंने कुछ महाराष्ट्र में कुछ रिजर्वेशन सिस्टम चलते थे जो बहुत समय से चल रहे थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया है, लेट डाउन कर दिया है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एक दिन में हो सकता है, बट यह एक रिव्यू करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये देख लेना ज़रूरी है कि समय के साथ चीज़ें बदली हैं फॉर श्योर। और जिन बेसिस पे हम रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो बेसिस आज भी उतने जेन्युइन हैं, क्या सच में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए। और अगर है तो देनी चाहिए रिजर्वेशन, इसमें कोई बात नहीं है, बट अगर है तो, है ना, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। फिर यहाँ पे कहा गया है दिस मीन्स द स्टेट कैन अपॉइंट मेक अ प्रोविजन सो दैट अ पर्सन ऑफ द सेम रिलीजन कैन बी अपॉइंटेड इन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। This provision is justified because there are multiple number of religions in India and all religions are very much sensitive towards their tradition. अब देखिए रिलीजन की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अब यहाँ पे जो लोग इनको हेड करते हैं वो उसी कम्युनिटी, उसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वाइस वर्सा नहीं हो सकता। तो ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इमोशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बात कही गई है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में अगर एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मैं हिंदूज़ का एग्जांपल लूँ तो मैं कहूँ कि जैसे मंदिर में जो पंडित जी हैं वो ब्राह्मण हैं, अलग अलग चलता है ना कास्ट के हिसाब से, तो हम ये उन्हीं को अपॉइंट करेंगे जो इस कैटेगरी के होंगे या जो इस कास्ट से बिलोंग करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द वे हाउ इट हैज़ बीन डेल्ट। हम ये नहीं कर सकते कि एक मंदिर के अंदर जो अपने पुजारी जी हैं, जो उसका केयर टेकर है, वो रादर देन हिंदू धर्म से हटा के हम किसी और धर्म का अपॉइंट करते हैं, किसी और धर्म में भी ऐसे हम नहीं कर सकते। तो वहाँ के जो उस पर्टिकुलर सेक्टर, उस कम्युनिटी के लोग होंगे, उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप देखिए कि आई थिंक ये चीज़ आपको खुद भी समझ में आ रही होगी कि किसी भी चीज़ को आप ऑन द फेस नहीं ले सकते। मतलब क्या कि अगर एक लाइन लिखी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को आप बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब या जो यहाँ पे कहने की कोशिश करी जा रही है वो कहीं खो जाएगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू गो आई थिंक इन डिटेल, और इसी को शायद सब्जेक्ट का नाम में एक इंटरप्रिटेशन का वर्ड जोड़ा गया है, वो इसी को कहते हैं। क्योंकि अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो वो तो ट्रांसलेशन है, वो इंटरप्रिटेशन नहीं है। जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो बातचीत हम यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन, बिकॉज हम सिर्फ लाइन को हिंदी इंग्लिश नहीं कर रहे, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, राइट। बढ़ते हैं आगे एक और आर्टिकल के बारे में। सो नाउ मूविंग ऑन टू द आर्टिकल नंबर 17 विच टॉक्स अबाउट अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए ये पिक्चर्स आपके सामने है जो काफ़ी है इस बात को दिखाने के लिए
कि जैसे ये एक बच्ची है, एक लड़की है जो क्लास के बाकी बच्चों से काफ़ी डिस्टेंस पे बैठी है, ठीक है, तो वो जो वहाँ पे बैठे हैं उससे काफ़ी दूर में वो बच्ची बैठी है। आप देखिए कि कुछ आपको किसी तरीके से इनके बीच में फ़र्क लग रहा है, शायद नहीं, ऑब्वियसली नहीं फ़र्क है, पर यहाँ पे फ़र्क इसलिए रखा गया है, दिखाया गया इस पिक्चर के अंदर, क्योंकि ये मे बी अ पॉसिबिलिटी जिस इमेज को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी गई है कि शी मे बिलोंग टू अ बैकवर्ड क्लास। तो पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग होते थे उन्हें रिच क्लास, अपर क्लास से दूर रखा जाता था। उन्हें समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अब इसके लिए वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं बट मतलब एक ही कन्वे करते हैं वो सारे। तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अनलकी माना जाता था, अनफॉर्चुनेट माना जाता था, और ऐसी तमाम बातें हैं जो कही जा सकती हैं। पर आप सभी जानते हैं कि पहले भी इसके बारे में हमारी बात हुई है, जब इंसान इतना स्पिरिचुअल हो जाता है कि भाई वो अलग अलग जगहों पे जाता है, यात्रा करता है और पहाड़ों में जाता है और सब कुछ है, तो ये वो बेसिक चीज़ नहीं समझता कि सबको तो भगवान ने ही बनाया है। अब चाहे भगवान कहें आप उसे, या जो भी आपको रिलीजन में कहना है आपके हिसाब से कह दीजिए, तो बनाया तो उसी ने ही है सबको। तो आपस में डिस्क्रिमिनेशन जो था वो होना ही नहीं चाहिए, और मैं बार बार कहता आया हूँ डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी तरफ से है भी तो वो हमारी स्किल्स के बेसिस पे है। स्किल्स के बेसिस पे किसी को नौकरी अच्छी मिल रही है, किसी को सैलरी अच्छी मिल रही है, वो एक अलग बात है, वो तो रहेगा ही रहेगा। पर कास्ट और रिलीजन कभी डिस्क्रिमिनेशन के मोटिव नहीं होने चाहिए। सो अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात कह के कहा गया है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि गांव वगैरह में ऐसे काम किए जाते थे, लोग एक दूसरे को अनटचेबिलिटी मतलब ये कहते थे कि इसको अगर हमने छुआ, इस बंदे को बात करी, इससे छुआ तो हमें कोई बीमारी हो जाएगी या हमारे घर पे कोई दिक्कत आ जाएगी, है ना, तो उसको दूर रखते थे। और जैसे गांव वगैरह थे तो गांव के अंदर नहीं आने दिया जाता था। आज भी मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता और आपके सामने पहले भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि आज भी अनफॉर्चुनेटली ऐसी बहुत सारी जगहों पे होता है। पर क्या है कि जो मीडिया है या हम लोग हैं, शायद हम में से भी बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं है ऐसी बातें करने के लिए या सुनने के लिए। पर वही है कि ये चीज़ें होती हैं और हो रही हैं। ये ठीक है कि जितने बड़े स्केल पे पहले होती थी अब नहीं हो रही, लोगों को समझ धीरे धीरे आ रही है, पर ये कहना कि एकदम ये ख़त्म हो गई हैं ऐसा सही नहीं होगा। बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में, विच टॉक्स अबाउट द अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। अब देखिए क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे तो फॉर श्योर कुछ ऐसे इंडियंस तो थे जो उनकी तरफ थे, मतलब जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने देश के साथ, कंट्री के साथ बिट्रे किया, धोखा दिया देश को, तो वो ब्रिटिशर्स की तरफ चले गए, यानी ब्रिटिशर्स को मदद करने लगे और ब्रिटिशर्स उनको उसके बदले पैसे देने लगे, बड़ी बड़ी पोजेशंस देने लगे, ऑनर्स देने लगे। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, तो वो अलग अलग टाइटल देते थे, सर, राज बहादुर, राय साहब, इस तरीके के, नाइट, इस तरीके के टाइटल्स दिया करते थे। और ये टाइटल्स देने का ऑब्जेक्टिव जो होता था वो ये कि एक जिसको ये टाइटल दिया जा रहा है वो दूसरों से कहीं ऊपर है, कहीं बड़ा है, कहीं पावरफुल है। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्होंने कहा ये सारे टाइटल ख़त्म कर दिए जाएंगे, किसी भी तरीके से कोई टाइटल जो ब्रिटिशर्स ने दिया है इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले किसी को भी, वो वैलिड नहीं होगा। आप सभी ये बात जानते हैं, कोई भी प्रोग्राम उठा के देखिए जो इंडिपेंडेंस के आसपास का हो, तो आप देखेंगे कि उस समय ऐसे ही होता था कि छोटी छोटी गांव के अलग अलग सरपंच होते थे, राजा महाराजा होते थे, जिनकी ब्रिटिशर से बनती थी, तो आपस में वो एक दूसरे को बड़े ऑनर से ट्रीट करा करते थे। क्योंकि ये तो साफ सी बात है, जो आप भी समझेंगे कि अगर ब्रिटिशर्स को इंडिया पे रूल करना है तो वो अकेले तो कर नहीं सकते थे, उन्हें इंडियंस की मदद तो चाहिए ही चाहिए थी। अब हर गांव वाले से तो वो मिलते नहीं थे, तो वो राजा को मनाते थे, पैसा देते थे, या जो भी और बात होती थी, तो राजा जो था वो आगे लोगों को कन्विंस करता था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो राजा महाराजा थे, रानियाँ थी, उनको अलग अलग ऑनर्स दिए जाने लगे। और जैसे कि मैंने कहा कि आर्टिकल 18 के आ जाने के बाद किसी भी तरीके से अगर किसी भी इंडियन को ब्रिटिशर ने कोई भी टाइटल दिया है वो वैलिड नहीं होगा। कोई भी टाइटल अगर बाहर की गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट इंडियंस को देना चाहती है, तो पहले जो इंडियन इंडिविजुअल है जिसको ये टाइटल मिल रहा है, उसको पहले इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, इंडियन प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद ही वो इंसान जो है वो फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये बात है। और आई थिंक ये जो वर्ड्स है ना, सर और स्पेशली आई थिंक सर, ये सब SIR जो सर का वर्ड है, ये हिंदू ट्रेडिशन या यूँ कह दीजिए एंशियंट ट्रेडिशन रिलीजन हमारे में तो शायद कहीं इसको देखा नहीं जाता, ये बाहर का ही शब्द है। सर जो है
जिसको आज आप बोलते हैं एक दूसरे से बात करते हुए, ये बाहर का ही है शब्द, ये इंडिया का तो है नहीं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब क्या इंडिया क्या बाहर, अब सब कुछ ग्लोबलाइज्ड है, तो उसी तौर पे बात हो रही है। नाउ राइट्स रिलेटेड टू द फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक बात करी गई है। देखिए फ्रीडम एक ऐसा वर्ड है जो मिले तो अच्छा है, बट अगर एक लिमिट से ज़्यादा मिल जाए तो शायद ये बहुत बुरा हो सकता है। अब देखिए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये अपने ऊपर नहीं लेना किसी बच्चे ने, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और यही क्या, हर चीज़ एग्जाम्पल, बार बार क्लैरिफाई इसलिए करता हूँ भाई क्योंकि बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, सोचते हैं हमें बोल रहे हैं या कुछ ऐसा। मैं क्यों बोलूँगा आपको, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए भाई ये हुआ, ज़िद करी बच्चे ने, जैसे होता है कि खाना नहीं खाया या कुछ भी ऐसा है, और कहा कि मुझे तो भाई ये स्कूटी चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी है, साइकिल तो मांगता नहीं कोई आजकल शायद, तो इसलिए वो एग्जाम्पल नहीं दे रहा मैं। तो कहा कि मुझे यही चाहिए, और अभी अंडर एज है, यानी 18 साल से कम है। आप सभी जानते हैं कि लीगल जो एज है इंडिया के अंदर टू ड्राइव अ व्हीकल वो 18 एंड उससे अबव है, और 18 साल के नीचे आप लाइसेंस ही नहीं बनेगा तो टेक्निकली यू शुड नॉट ड्राइव एनी व्हीकल। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चे ने बहुत घर पे ज़िद करी और कहा कि आप मुझे फ्रीडम नहीं देते हो, मेरे तो सारे दोस्त अपनी स्कूटी और बाइक चलाते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप मुझे ऐसे वैसे ऐसे वैसे, है ना, जैसा होता है जनरली, आप जानते ही हो। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए बस। तो या मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हैं, और तो मोबाइल फ़ोन चलाने के लिए कोई लीगल एज कहीं लिखी नहीं है, बट फिर भी एक मोमेंटम है, एक चीज़ है कि कब किस चीज़ को हमें मिलना चाहिए। तो बाइक वाली बात पे आते हैं। तो फिर जब ऐसा हुआ, घर पे माहौल ख़राब हुआ, तो पेरेंट्स ने कहा कि चलो इतना ज़िद कर रहा है, दे देते हैं, दे दी बाइक, दिलवा के नई बाइक दे दी। अब आप सभी जानते हैं तो ये फ्रीडम जो चाहिए थी वो मिल गई फ्रीडम। अब जब बाइक हाथ में लग गई, मिस्टर ए नाम है या जो भी नाम है उसका इंडिविजुअल का, तो वो हर दिन तेज़ तेज़ बाइक चलाए, हर दिन घर पे कंप्लेन आए कि भाई तुम्हारा बेटा या बेटी इतनी तेज़ बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, और रात रात तक घर नहीं आए। तो अब ये फ्रीडम जो थी, जो दी गई थी या जो ली गई थी ज़बरदस्ती लड़के, वो देखिए किस एक्सटेंट तक पहुंच गई। तो मेरे कहने का मतलब इस पूरी बात से ये है कि फ्रीडम तो होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई दोराय नहीं है, क्योंकि वो ज़माने चले गए जब हम चार दीवारियों के बीच में रह के सब कुछ कर सकते थे। आज तो बहुत ज़रूरी है कि फ्रीडम हो, बट फिर ये भी बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक लिमिट के अंदर हो, बिकॉज अगर वो लिमिट के बियॉन्ड चली जाती है तो फिर फ्रीडम अपना मतलब खो देती है, वो फिर अब्यूज़ हो जाता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन अ फ्रीडम एंड अब्यूज़ ऑफ फ्रीडम। और अगर जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया उसके बेसिस पे बात करें, सो आई थिंक इट विल बी कॉल्ड एज एन अब्यूज़ ऑफ फ्रीडम। वो फ्रीडम नहीं है, वो अब्यूज़ है उसका। तो उसी तौर पे बात करते हुए आर्टिकल 19 से 22 को लेके इस पूरे पर्सपेक्टिव में बातचीत होगी। बट आर्टिकल 19 जो फ्रीडम के ऊपर बात करता है और उसके तमाम आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसी के अंदर आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 के अंदर हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाता है, बिकॉज जब बाकी चीज़ों के बारे में बात होती है तो आई डोंट थिंक सो कि आर्टिकल 12, 13 वगैरह के बारे में इतनी बात होती होगी जितनी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात होती है, या इतना शायद कोई जानता हो या किसी को याद हो आर्टिकल 12 और 13 की डिटेल्स के बारे में जितना आर्टिकल 19 के बारे में फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई जानता है ना। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हमारी हैं। सबसे पहले ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभी एक एक करके पूरी डिटेल बात करेंगे जैसे जैसे नीचे जाएंगे। उसके बाद है असेंबली, पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन, मूव फ्रीली, reside and settle in any territory or any part of India, practice any profession or carry any occupation। देखिए सिंपल सी बात है कि कोई रोक टोक नहीं है। अगर मैं एक एक लाइन में इनका मतलब बताऊं तो पहले वो बता दूं, फिर नीचे जाएंगे तो डिटेल में भी बातचीत करेंगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है कि आपको कोई बोलने से रोक नहीं रहा। अभी ट्विटर का, इंस्टाग्राम और फेसबुक का आप देखते हैं तो कुछ भी वहाँ पे लिखते हैं गलत, बिना फैक्ट्स जाने परखे, तो वो तो फ्रीडम नहीं हो सकती ना। फ्रीडम ये है कि अपनी बात आप कहें, बट फिर किसी ने जब बात कहने का मौका दिया है या हक दिया है तो बात कहने का मौका दिया है, ऑब्वियसली इट इज़ सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि जो आप कहें वो सही हो, फैक्ट्स के बेसिस पे कहें, या अगर गलती भी हो जाती है तो इट शुड बी वन ऑफ। अगर बार बार वही चीज़ हो रही है तो आप मुझे बताइए, आप किसी को अब्यूज़ कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं विदाउट एनी फैक्ट्स, जस्ट बिकॉज कोई और गलत कह रहा है तो आपने भी हाँ में हाँ मिला ली, क्या इस चीज़ को आप फ्रीडम कह सकते हैं? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि अपनी बात हम रखें, बट रखने का भी एक तरीका है और रखने के भी एक एक्सटेंट है। गालियाँ से
या गलत वर्ड यूज़ करके, फाउल लैंग्वेज यूज़ करके कभी आप अपने आप को ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मुझे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी देखो ICSI के एग्ज़ाम्स आप जानते हैं कि भाई कोविड की वजह से, उससे पहले और भी CANRC का जो भी चल रहा था उसकी वजह से भी पोस्टपोन हुए बार बार। तो अब देखिए जैसे एग्ज़ाम आने की बात आती है जून में और दिसंबर में जो एग्ज़ाम जनरली होते हैं, तो आप फेसबुक पे चले जाइए, आप देखिए वहाँ पे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो इसके बारे में बात करते रहेंगे। कहीं तो सिर्फ जनरली पूछेंगे, बात ख़त्म कर देंगे, बट कहीं कुछ भी लिखते हैं विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न। तो उस चीज़ के खिलाफ है ये सब चीज़ें। उसके बाद आप कहीं भी एक जगह जमा हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी यूनियंस बना सकते हैं, फिर कहीं भी आप इंडिया में चाहें तो घूम सकते हैं, रह सकते हैं, एंड ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस प्रोफेशन आप कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो लीगल हो। अब फिर वही बात जो हमने ऊपर इक्वालिटी को लेके बात समझी थी, वही चीज़ यहाँ पे भी है। अगर इतनी चीज़ों के बेसिस पे चलेंगे सो आई डोंट थिंक सो कि हम उसका ट्रू मीनिंग फाइंड आउट कर पाएंगे। सो वी हैव टू एक्चुअली गो इनटू द डिटेल एंड एक्चुअली वी हैव टू इंटरप्रेट जो यहाँ पे लिखा गया उसको हम एक लाइन के बेसिस पे एक स्टार्टिंग के तौर पे तो समझ सकते हैं, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, समझाया भी मैंने आपको कि अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, हिंदी में कहते हैं तो मैं आज़ाद हूँ, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, ठीक है, ये इसकी बात होगी। बट मैंने क्या इतना ही बोला? नहीं, मैंने इसके आगे आपको एग्जाम्पल भी समझाया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ तक वैलिड है और क्या इसके अंदर चीज़ें आ सकती हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है कि ये हमारी एब्सोल्यूट राइट्स हैं और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। सबसे पहले अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो कहते हैं कि आप इंडिया में जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है यहाँ पे रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अपना जो पक्ष है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप रख सकते हैं, चाहे बोल के चाहे लिख के। न्यूज़पेपर में कितना सही कितना गलत छपता है, बट ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट कहे, और कहना भी नहीं चाहिए कि भाई ये बंदा हमारे खिलाफ बोल रहा है तो चलो इसको बंद कर दो, जेल में डाल दो, ये तो फिर अब्यूज़ हो जाएगा। बट फिर ये न्यूज़पेपर वालों को भी सोचना है, न्यूज़ टेलीविजन वालों को भी सोचना है कि वो जो कह रहे हैं देयर हैज़ टू बी सम जेन्युइन एडवाइस, क्योंकि जहाँ से वो ये बात कह रहे हैं वो न्यूज़पेपर, वो न्यूज़ चैनल पता नहीं हज़ारों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तो वो अपनी ओपिनियन बनाएंगे। तो इससे पहले हम कुछ भी किसी के बारे में कहें तो बेस्ट, जो मैं बार बार कहता आया हूँ, आप किसी भी पर्सपेक्टिव से इसको कहीं भी रख के देख लीजिए, ये बात सही आपको लगेगी कि वेरीफाई करके आप बोलें। ठीक है, गलती किससे नहीं हो जाती, हो ही जाती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बार बार जानबूझ के गलतियाँ करें। तो यहाँ पे एक आ गया है कि आपका राइट है कि आप अच्छा बोलें, किसी को क्रिटिसाइज़ करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यही नहीं है कि आपको अच्छा ही बोलना है। अगर गवर्नमेंट आपको लगता है फॉर एग्जांपल नहीं सही काम कर रही है तो यू ऑलवेज हैव द राइट टू क्रिटिसाइज। आप डेमोक्रेसी में रहते हैं और उसका यही तो फ़ायदा है कि आप खिलाफ बोल सकते हैं। पर वही है कि जब आप खिलाफ बोल रहे हैं तो आप पहले फैक्ट्स को वेरीफाई कर लीजिए। ये नहीं कि व्हाट्सएप पे किसी ने सुनी सुनाई बातें या वीडियो भेजी और आपने उसी के बेसिस पे ओपिनियन बना ली और आप आगे कहने लग गए। आप वेरीफाई करिए, और वेरीफाई करने के बाद भी आपको लगता है कि हाँ भाई गलत ही है चीज़ें जो गवर्नमेंट कर रही है, तो उसको भी फिर कहने का एक ढंग है, वो आपको कहना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्विटर है, व्हाट्सएप है, सब वो तमाम प्लेटफॉर्म है जिस पे गवर्नमेंट अब कंट्रोल करने लगी है, क्योंकि यहाँ पे लोग कुछ भी लिखते हैं और कुछ भी चलाते हैं। सुना होगा ट्विटर के ट्रेंड चलते हैं, है ना, आप कभी भी ट्रेंड देखिएगा, टॉप जो ट्रेंड्स होते हैं उसमें आप पाएंगे ऐसे भी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं जो आई थिंक किसी काम के नहीं होते। मैं कोई स्पेसिफिक ट्रेंड तो यहाँ नहीं बोलूँगा, बट यस ऐसे भी ट्रेंड्स चलते हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। और आई डोंट थिंक सो कि एक आम इंसान, एक स्टूडेंट, एक मिडिल क्लास फैमिली वाला वो ट्रेंड चलाता है। वो लोग कुछ स्पेसिफिक होते हैं, वही जो ट्रेंड चलाते हैं, वही अलग अलग ट्रेंड हर दिन बदलते रहते हैं। लोग तो थोड़ा बहुत ज्वाइन करके निकल जाते हैं, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते आप मेरे ख्याल से। या तो आप भाई एक ऑर्डिनरी इंसान है, आम इंसान है, देखो मेहनत तो हर काम में है और कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप जानते हैं चाहे कोई भी फील्ड हो, तो या तो वो कर ले या ये कर ले, एक ही चीज़ हो सकती है। और अगर बैलेंस रखेगा तो सबसे अच्छा है कि भाई अपनी ओपिनियन दे दें और फैक्ट्स के बेसिस पे लड़ाई हो। सिर्फ ये नहीं कि कुछ भी कहना है, फैक्ट्स के बेसिस पे लड़ाई हो। पूरा समझिए, जानिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको बार बार चीज़ें समझा रहा हूँ कि कभी आपके साथ कोई ऐसी बात हो तो आपको चाहिए कि आप पहले उसके बारे में एग्जामिन करें, उसके बारे में डिटेल स्टडी करें, फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। चाहे आप हाँ बोलें चाहे ना बोलें, आपके पास कोई लॉजिक तो है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक केस है यहाँ पे जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, विच इज़ SP गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो है SP गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, AIR मतलब ऑल इंडिया रिपोर्ट, ऑल इंडिया रेडियो नहीं, लिख लो, ऑल इंडिया रिपोर्ट
1982 का एक केस है, ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट का केस है, वहाँ पे डिसाइड हुआ है। इसमें हुआ कि एक्चुअली कि जो एसपी गुप्ता हैं उनका ये कहना था कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसका क्या प्रोसेस है, आपस में वो क्या बात करते हैं, किस तरीके से क्या सोचा जाता है। जैसे कि बहुत सारे जजेस हैं, अब किसी को भी बहुत सारे लोगों ने जज का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया है, तो उनमें से हम किसी को जज बनाते हैं और बाकियों को नहीं बनाते, तो क्या क्राइटेरिया होता है, किन पर्सपेक्टिव के ऊपर सोचा जाता है, ये वो जानना चाहते हैं। कहते हैं कि मेरा हक है, मैं तो इसके बारे में जान सकता हूँ क्योंकि मैं इंडिया का सिटीज़न हूँ और मेरे पास तो राइट है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो आप मुझे बारे में बताइए सारी बातें। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बताने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो चीज़ है ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये एक ऐसा मैटर है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो अगेन वही बात जो ऊपर मैं कह रहा था कि सिर्फ एक लाइन के बेसिस पे आप नहीं चल सकते। कोई भी चीज़ आप जैसे कहें कि भाई मेरा तो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं तो जो भी बात कहूँगा चाहूँगा मैं कहूँगा, और जिससे जो सवाल पूछना है मैं उसको पूछूंगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, मैं तो सवाल पूछूंगा। तो आप डिफेंस से रिलेटेड सवाल कोई पूछते हैं कि भाई इंडिया के पास ये डिफेंस इक्विपमेंट है या नहीं बताओ, तो अब ये सवाल जो है वो एक ऐसा सवाल है, अगर आपको बताया जाएगा तो मीडिया में भी चलेगा। अब न्यूज़ जो है वो कोई आतंकवादी भी देख रहा है, कोई दूसरी कंट्री के लोग भी देख रहे हैं, तो उनको हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ के बारे में भी पता चल जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं ये बात, जो सारी इन्फॉर्मेशन बताएगी डिफेंस में उसके बाद। वो ज़रूर 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे इंडिया में होता है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में भी होता होगा, तो ज़रूर कुछ ना कुछ दिखाते हैं कि देखिए अपनी ताकतें दिखाते हैं कि हमारे पास अब ये आ गया व्हीकल, डिफेंस का इक्विपमेंट वगैरह वगैरह, बट वो पूरी बात कभी नहीं बताएंगे। बिकॉज अगर दुश्मन को पूरी बात पता चल जाएगी तो वो प्रिपेयर हो जाएगा ना कि इनके पास ये इक्विपमेंट्स हैं। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको सीक्रेट रखा जाएगा। तो कहने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर तमाम चीज़ें आ सकती हैं, बट देयर हैज़ टू बी अ लाइन कि कहाँ तक बताई जाएगी इन्फॉर्मेशन और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं बताई जाएगी, बिकॉज वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो सकती है, सिक्योरिटी के खिलाफ हो सकती है, इंडिया की सॉवरेनिटी जो है उसके खिलाफ हो सकती है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, सिटीजन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू यूज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ imparting and receiving information, as such to have access to the telecasting for the purpose. Secretary, Ministry of INB and Information and Broadcast, Government of India versus Cricket Association of Bengal. तो सिटीज़न का पूरा राइट है कि भाई जो बेस्ट तरीका है उससे वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जब आप ये सारी बातें कहते हैं तो वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट, अब जैसे फिल्म्स हैं, मूवीज़ हैं, अब वहाँ पे कोई सीन्स दिखाए जा रहे हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, चाहे किसी भी तरीके से, मान लो कोई ज़्यादा गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। अब फिल्म आप देखते हैं, फिल्म के स्टार्ट होने से पहले अलग अलग सर्टिफिकेट्स मिलते हैं कि फ़िल्म कौन सी है, जो यूए सर्टिफिकेट है, उसमें सर्टिफिकेशन की कैटेगरी है कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो 10 साल के ऊपर के बच्चे को देखनी चाहिए, भले वो माने या ना माने, बट कौन सी ऐसी कैटेगरी की फिल्म है जो 15 साल 18 साल के ऊपर को लोग देखनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वायलेंस है और वायलेंस का सीधा दिमाग पे असर पड़ता है। छोटे बच्चे को वायलेंस दिखाओगे तो वो रोने लग जाएगा शायद, क्योंकि इतनी तेज़ आवाज़ और सब कुछ उससे सहन ही नहीं होगा। तो एक कैपेसिटी है माइंड की, इस तरीके से समझिए। तो आपको ये कहे कि नहीं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम तो जो चाहे दिखाएंगे, हमें तो कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ये तो गारंटीड है। तो फिर उस चीज़ को लेके यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है, और वही नीचे लिखा भी है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे सीन्स हैं या कुछ ऐसी बातें हैं, है ना, जो कि अब्यूजिव लैंग्वेज है। अब जैसे आजकल आप देखते हैं वेब सीरीज़ का, जब से कोविड-19 हुआ है, उससे पहले भी था, बट अभी वेब सीरीज़ जो है कोविड-19 के बाद OTT प्लेटफॉर्म जिसको आप कहते हैं, सब कुछ उसी पे रिलीज़ हो रही है। जितनी बड़ी मूवीज़ हैं, चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, सब उसी पे आ रही हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत उस प्लेटफॉर्म की है, जो आई एम श्योर आप भी जानते होंगे, उसके अंदर कोई रेगुलेटर एज सच नहीं है। मतलब उसके अंदर कुछ भी ओपनली कहा जा सकता है और ऐसा कोई इसको बहुत खास रेगुलेट नहीं करता। जबकि जो चीज़, अब वही चीज़ मैं आपको बता दूं, जो चीज़ आज OTT प्लेटफॉर्म पे आपको दिख रही है, चाहे नेटफ्लिक्स है, चाहे अमेजॉन प्राइम है, चाहे जो और कुछ भी है, मैं बोलता हूँ और कुछ भी है, अगर वही चीज़ कभी टीवी पे किसी चैनल पे आएगी ना, तो जो OTT प्लेटफॉर्म में उन्होंने कुछ भी गलत शलत बोला है, गलत सीन्स दिखाए हैं, वो जब टीवी पे आएगी तो वो काट दिए जाएंगे सीन्स, वो दिखाया ही नहीं जाएगा या म्यूट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि टीवी जो है, जो आप देखते हैं अलग अलग चैनल्स, ट्रेडिशनली घर पे जो देखते हैं, उसके रूल्स, नियम, कायदे, कानून अलग हैं। अब दोनों जगह फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो बात है कि आप कुछ भी कह सकते हैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, बट देयर हैज़ टू बी अ लिमिट। आपको देखना है कि सामने कौन बैठा है, डिसेंसी क्या होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे,
इंडिया की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंड रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर। अब पब्लिक ऑर्डर का क्या है, एक रिलीजन ने दूसरे रिलीजन के खिलाफ कुछ कह दिया, जैसे पीके मूवी रिलीज हुई तो उसमें ये हुआ ऐसे क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो ये क्या है, पब्लिक ऑर्डर का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि लोगों का कुछ पता नहीं है। अगर आपस में कोई भी ऐसी बात होगी, पता चला लड़ने लग गए, बात कुछ नहीं है, पर उसको इंटरप्रेट पॉलिटिशियंस होते हैं वो ये करते हैं, ऐसे इंटरप्रेट किया कि जो लोग हैं वो गलत मतलब निकाल के आपस में इंटरप्रेट गलत करके लड़ने लग गए, ऐसा भी हो सकता है। फिर कहते हैं कंटेम्प्ट टू कोर्ट है, डिसेंसी है, लैंग्वेज की एक मर्यादा हिंदी में कहते हैं, लिमिट्स है कि कहाँ तक आप कैसी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, तो वो बात है। अब कुछ चैनल्स ऐसे हैं जैसे आप देखिए जहाँ पे बहुत बहुत वायलेंस है ना। कुछ लोगों को वायलेंस देखिए अपनी अपनी पसंद है, कुछ लोगों को ऐसी पिक्चर ही पसंद आती है जहाँ पे मारधाड़ बहुत ज़्यादा हो, कुछ को लव स्टोरी पसंद आती है, तो कुछ को थ्रिलर आती है, सस्पेंस आती है, तो वो तो गलत नहीं है, तो अपना अपना एक सभी का आप कह सकते हैं पसंद नापसंद है, इतनी सारी वैरायटी हैं, तो अगर सबको एक जैसी चीज़ें पसंद आती तो फिर इतना सब कुछ थोड़े होता, तो वो ठीक है, बट वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उसकी भी एक लिमिट है कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, तो ये बात है। फिर दूसरा जो बात आती है वो आती है फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं। धरना प्रदर्शन सुना है ना आपने, करा जाता है धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट किया जाता है, बट आपके पास आर्म्स एनिमेशंस नहीं होने चाहिए। पता चले रिवॉल्वर लेके इधर उधर इकट्ठे हो गए 100 लोग, तो फिर तो भाई अगर आपस में कोई बातचीत हो गई, गोलियां चलानी शुरू कर दी, किसी भी आम इंसान को गोली लग गई, तो क्या और कौन किसको जवाब देगा उस चीज़ का। तो इकट्ठा होइए पीसफुली, पीसफुल का मतलब ही यही है कि आराम से इकट्ठा होइए, धरना दीजिए, आपको 6 महीने धरना देना है, देते रहिए धरना। जैसे एग्जाम्पल है फार्मर प्रोटेस्ट का, उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, और गवर्नमेंट जो है वो सही कर रही है, वो सही कर रहे हैं, जो भी है। मैंने कभी बिल नहीं पढ़ा उसका, तो मैं एक राय नहीं यहाँ पे दे सकता कि क्या है, क्योंकि जो मैंने कुछ देर पहले बताया, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं गवर्नमेंट सही है या मैं कहूँ फार्मर सही है, तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो बिल है उसके अंदर लिखा गया है, और जब तक मैं वो पढ़ नहीं लूँगा मैं कैसे कह दूँ कि भाई आप सही हैं या आप सही हैं, है ना। तो वो चीज़ के बारे में बात करते हुए देखिए कि अगर वहाँ पे वो लोग बैठे हैं, जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल तब की बात कर रहा हूँ, और बहुत समय से लाइक आई थिंक 2020 के मिड से ऑलमोस्ट वो बैठे हैं, और 2021 का मिड जो है वो आ चुका है, अभी तक वो बैठे हैं ऑलमोस्ट मोटा बात कर रहा हूँ। तो अब बैठे हैं वो, बीच में वायलेंस भी हुआ 26 जनवरी को, आपको पता है लाल किले पे वायलेंस भी हुआ, तो ऐसे वायलेंस बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर वो बैठे हैं और शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं, तो उन्हें कोई हटा नहीं सकता। कोर्ट को भी बहुत बार कहा गया कि आप इन्हें हटाइए, कोर्ट के लिए क्या मुश्किल काम है, पुलिस अगर वहाँ पे डंडे चलाए सब भाग जाएंगे, बट फिर वही है, फिर अगर यही सब करना है तो ये पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, फिर तो जो करना है वो करते रहो, बट आप जो लिखोगे और जो करोगे अगर उसके अंदर फ़र्क है तो फिर या तो लिखो मत या वो करो मत। तो इसीलिए वो चीज़ वहाँ पे वो नहीं कर रहे, हटा नहीं रहे ज़बरदस्ती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है, अभी आपने पढ़ लिया कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं और कोई आपको हटा नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी आप ट्रेड यूनियंस वगैरह बना सकते हैं। आप जानते हैं बहुत सारी कंपनी में ट्रेड यूनियन बनाई जाती है कि अगर जो वर्कर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो कंपनी उनसे छीन रही है, उनके खिलाफ जा रही है, उनसे एक्सप्लॉयटेशन उनका कर रही है, तो ट्रेड यूनियन बनाई जा सकती है। बट वही बात फिर यहाँ पे भी है कि ट्रेड यूनियन बनेगी तो ट्रेड यूनियन को भी अपनी डिसेंसी मोरालिटी के अंदर रह के काम करना है। पता चले ट्रेड यूनियन बनी, फिर उन्होंने यूनियन बना के कंपनी के मैनेजर्स पे अटैक करा, उन्हें मारा पीटा, कंपनी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, ये तो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। यूनियन बनाने का ऑब्जेक्टिव है इकट्ठा करना, क्योंकि कहते हैं यूनिटी स्ट्रेंथ। रात दिन 100 लोग अपनी बात कहें और इतना समय लगे एक एक को सुनने में, 100 लोगों की बात उनका एक बंदा जो होगा वो आके मैनेजमेंट के सामने कहेगा दिस इज द ऑब्जेक्टिव। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो आप कहीं भी चाहे इंडिया में घूम सकते हैं, ऑब्वियसली आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होना चाहिए उस चीज़ के लिए, तो कोई रोक नहीं है, आप जहाँ भी चाहें जा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, आप इंडिया के अंदर कहीं भी रह सकते हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उनका ध्यान रखते हुए। जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में, अब तो ख़त्म हो गई, तो पहले जम्मू एंड कश्मीर में ये था कि आप वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, बट अब तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा, तो वो हटा दिया गया, तो अब आप प्रॉपर्टी जम्मू एंड कश्मीर में भी खरीद सकते हैं। बात अगर करें ट्रेड एंड ऑक्यूपेशंस के बारे में, तो अभी हमने कुछ देर पहले भी कहा, अगर जो आप ऑक्यूपेशन रेफर करना चाहते हैं वो लीगल है, पब्लिक इंटरेस्ट में, तो आप कर सकते हैं। जैसे आपने ये चुना है कि आप टेक्निकल कोर्स करेंगे, प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, CS करेंगे, CA करेंगे, LLB करेंगे, CMA करेंगे, जो और कुछ करेंगे, ऑब्वियसली आप अलाउड है करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी लीगल नहीं है। तो
डेफिनेटली अपनी मर्ज़ी से हम चूज़ कर सकते हैं जो प्रोफेशन भी हम चूज़ करना चाहें, और हमें इस प्रोफेशन को चूज़ करने से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए बात करते हैं मोनोपोली को लेके। आई थिंक इकोनॉमिक्स में बहुत बार इस वर्ड के ऊपर बातचीत करी जाती है। सो मोनोपोली और कुछ नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि एक ही इंसान जो है उसके पास सारी कैपेसिटी है, वही करेगा जो करेगा, कोई और जो है उसके पास ना पावर है ना राइट है ये काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, फॉर एग्जांपल इंडियन पोस्ट। तो ये कुछ सेक्टर्स बचे हैं जिनकी मोनोपोली है, बट आई एम श्योर आने वाले दिनों के अंदर मोनोपोली नहीं रहेगी इनकी भी। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अभी गवर्नमेंट का जो आउटलुक है वो सही है गलत है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, तो काफ़ी जल्दी होगा उस पर कुछ भी कहना। पर जो उनका आउटलुक है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, और लेट्स सी हाउ वी गो विद दैट। बिकॉज अभी 1-2 दिन पहले, आज ही मैंने शायद पढ़ा है कि नीति आयोग, आपको पता है, एक बना है। उन्होंने दो बैंकों को, सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करने का प्रपोजल दे दिया है, एंड एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, वो चाहे LIC होगी या कोई और होगी ये मुझे नहीं पता, बट ये ऐसी बातें चल रही हैं। तो खैर आइए देखते हैं मोनोपोली को लेके यहाँ पे क्या कहा गया। जो भी बात हम यहाँ पे करेंगे उसको आपको कोरिलेट करना है ऊपर वाले टॉपिक से जो हम पढ़ के आए हैं, जहाँ पे हमने कहा है कि आप कोई भी बिजनेस प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन चिंतामणि राव वर्सेस स्टेट ऑफ MP इज अ लीडिंग केस ऑन अ पॉइंट वेयर कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द मध्य प्रदेश एक्ट वाज चैलेंज। देखिए हुआ क्या था इस केस के अंदर कि जो स्टेट ऑफ MP है उसके अंदर क्या होता था कि बीडीज़ जो होती थी, स्मोक जैसे सिगरेट्स है उसी तरीके से बीडीज़ है, तो बीड़ी बनाने का काम जो है वो गांव में होता था, विलेज में होता था, और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस पर प्रोहिबिशन लगा दिया। मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोहिबिशन लगा दिया कि जब एग्रीकल्चर का सीज़न चल रहा है तो सारे गाँव वाले जो हैं, जितने भी गाँव हैं मध्य प्रदेश के अंदर, सारे के सारे गाँव वाले एग्रीकल्चर में अपना समय देंगे, एग्रीकल्चर का काम करेंगे, बीड़ी कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये उन्होंने एक तरीके से अपनी पावर का यूज़ करते हुए, अभी हम यूज़ कह रहे हैं, आगे ये मिसयूज़ हो जाएगा, तो पावर का यूज़ करते हुए उन्होंने ये लॉ पास कर दिया, और जो जितने भी गांव में लोग थे उन सभी को मजबूरी में एग्रीकल्चर पे ही लगना पड़ा। अब सवाल यहाँ पे ये भी आया कि कुछ लोग ऐसे थे जो भाई नहीं इतने फिजिकल फिट थे, क्योंकि एग्रीकल्चर खेती करना बहुत आसान लगता है पर होता नहीं। मैंने कभी नहीं करी है, बट मैं जानता हूँ जो दिखाते हैं, जो मेरे दोस्त बताते हैं, आसान नहीं है कोई खेती करना कि आप सोचें कि कुछ भी हो जाए। तमाम तरीके की दिक्कतें, मुश्किलें आती हैं। मैं गया था एक बार अपने फार्म, जो मेरे दोस्त है उसके फार्म पे, तमाम तरीके की क्रॉप्स उगाते हैं, दाल वगैरह, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनका ख्याल रखना होता है। कौन सा काम खैर आसान है, बट कोई खेती आसान काम नहीं। बारिश आ जाए और वेदर का डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो डेफिनेटली है ही है। तो खैर उन्होंने कह दिया कि नहीं सब एग्रीकल्चर में काम करेंगे, बट दिक्कत क्या थी कि कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, सीनियर सिटीजन थे, जिनसे चला फिरा नहीं जाता, तो घर में थे तो ये बीड़ी का बनाने का काम कर सकते थे, इनकम आती थी, बच्चे थे, फीमेल्स थी, तो ये काम वो कर सकते थे। बट हर के लिए पॉसिबल नहीं है घर छोड़ के एग्रीकल्चर का काम करने जाए, तो इसी चीज़ को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर दिया। अब जो कोर्ट था उसके सामने यही सवाल उठाया गया कि भाई आप कहते हैं एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में, फंडामेंटल राइट्स में, कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, हम कोई रोक नहीं रहे उस काम को करने के लिए, और यहाँ पे देखिए ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वैलिड नहीं है, दिस इज़ अप टू द इंडिविजुअल कि वो जैसा चाहे, जो चाहे वो काम कर सकते हैं। और डेफिनेटली उस चीज़ को बस ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर गवर्नमेंट ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाती भी है कभी, ये रिस्ट्रिक्शंस तो वैलिड नहीं है, बट अगर आगे भी कभी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो अगर गवर्नमेंट को किसी चीज़ को सोचना है, विचारना है, तो वो इसी बात पे कि किसी भी तरीके से ऐसा कुछ ना करे जिससे कि प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो, और जो सरकारी कंपनीज़ हैं, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, वो पीछे लेट डाउन में रह जाएँ। अभी क्या है, आप देखते हैं बहुत बार इसके बारे में बातचीत चलती है, रिलायंस, अदानी, अंबानी के बारे में, कि एक इल्ज़ाम है, इस चीज़ को अभी जस्टिफाई करना शायद समय लगेगा और बहुत लंबी बहस हो सकती है इसके बारे में। पर कहते हैं कि भाई इनको बहुत फ़ायदा दिया जा रहा है। मतलब एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, 2020 में अदानी का शेयर कुछ 150 रुपये का था, आज वो शेयर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 1500 से 1800 हो चुका है, यानी 10 टाइम बढ़ चुका है। और आप खुद भी जानते हैं कि कोविड के समय जहाँ पे मतलब अब क्या बात करूँ, समय उतना नहीं है फास्ट ट्रैक की हम बातचीत करें, बट लाखों कंपनीज बंद हो गई। तो ऐसा क्या हुआ कि जो एक कंपनी का शेयर और इतना ड्रास्टिकली बढ़ा, है ना, तो ऐसा क्या हुआ? तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के एलिगेशन है कि गवर्नमेंट ऐसा सपोर्ट करती है।
अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ऐसा इनको सपोर्ट कर रही है, ऐसे पास वाली गवर्नमेंट दूसरों को सपोर्ट करती थी, तो ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। पर मेरे कहने का मतलब बेसिकली ये है कि कोड ये कह रहा है कि अगर कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के किसी एक एंटरप्रेन्योर को बहुत प्रमोशन कर रही है और बाकी लोगों को लेट डाउन कर रही है, पीछे छोड़ रही है, तो वो गलत माना जाएगा। मतलब बेसिकली हमें चाहिए यहाँ पे कि लोगों का अपलिफ्टमेंट हो, बेसिकली जो पर्पस है वो यही है। अब वो चाहे सरकारी पॉलिसीज़ के ज़रिए हो, सरकारी कंपनीज़ के ज़रिए हो, बट कभी भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि लोगों का नुकसान है और किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को मोनोपोली देने की कोशिश करी जा रही है। ये सब लिखा है यहाँ पे। राइट टू फ्रीडम के बारे में अगर आर्टिकल 19 में बात फर्दर करते हैं, तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि फ्रीडम अपनी बात रखने का, जगह पे असेंबल होने का, ट्रेड यूनियंस वगैरह बनाने का, इंडिया में कहीं भी घूमने का, ये सब आपका राइट है, और कोई भी बिजनेस प्रोफेशन फॉलो करने का, ये सब चीज़ें आर्टिकल 19 में बातचीत करके बताई गई हैं। बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22 के बारे में हमारी मोटी मोटी बातचीत होने वाली है। तो आइए अब आर्टिकल 19 जो था, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बातचीत करके अब समय आ चुका है कि आर्टिकल 20 के बारे में बातचीत करी जाए। तो आइए देखते हैं। सो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। तो कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब मान लीजिए अगर किसी ने आज कोई ऑफेंस कमिट किया, आज कोई गुनाह किया, कोई क्राइम किया, बट आज उसके लिए कोई सज़ा नहीं है, मतलब कोई लॉ नहीं है उस चीज़ के ऊपर। किसी ने क्राइम तो किया बट उसके लिए कोई कायदा कानून बना ही नहीं है इसमें, पर 2 साल के बाद लॉ बन गया उस चीज़ पे। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी ने इन द ईयर 2010 कुछ गलत काम किया और 2012 में उस चीज़ के लिए लॉ बना है, तो 2012 में जो लॉ बना है ना, उसको आप बैक डेटेड रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं कर सकते। जो 2010 में हो गई वो चीज़ वो हो गई। अब 2012 में जो लॉ बना है वो 2012 आने वाले सालों के लिए डेफिनेटली एक लॉ होगा और उसके हिसाब से सज़ा दी जाएगी। बट जो भी हुआ है 2012 से पहले, यानी 2012 में जब ये कानून बना है उससे पहले, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है भाई 2010 में जिसने गलत काम किया था उसको तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, तो चलो उसको बुलाओ, अब हम उसको सजा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, समझते हैं ना आप, रेट्रोस्पेक्टिव, बैकडेटेड, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही लिखा है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज आर द लॉज विच पनिश्ड व्हाट हैज बीन लॉफुल व्हेन डन। तो लिखा है इफ अ पर्टिकुलर एक्ट वाज नॉट, ध्यान से सुनिए, नॉट एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लैंड एट द टाइम व्हेन द पर्सन डिड द ऑफेंस। तो कोई भी ऐसा ऑफेंस या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऑफेंस नहीं था जब वो किया गया, बट बाद में उसके ऊपर लॉ बनाया गया, तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली, ध्यान इसी एग्जाम्पल को रखिएगा कि अगर किसी ने 2010 में कोई गुनाह किया है, क्राइम किया और 2012 में उसके लिए लॉ बना है, तो 2012 का लॉ उस बंदे पे एप्लीकेबल नहीं होगा जिसने 2010 में क्राइम किया, यानी रेट्रोस्पेक्टिव बैकडेटेड आप नहीं जा सकते। ये यहाँ पे कहा गया है। फर्दर कहते हैं कि अगर किसी को भी एक बार सज़ा मिल चुकी है, जेल हो चुकी है, तो सेम ऑफेंस, सेम क्राइम के लिए दोबारा से उसको जेल नहीं होगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो कहते हैं नो पर्सन अक्यूज ऑफ द ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ एंड अक्यूज कैन नॉट बी कंपेल्ड टू स्टेट एनीथिंग व्हिच गोज अगेंस्ट हिम। अब चोर से आप पूछें फॉर एग्जांपल कि भाई तुमने चोरी करी है, क्या बोलेगा वो? 90% या उससे ज़्यादा परसेंट चांसेस यही हैं कि वो बोलेगा नहीं नहीं मैंने तो चोरी नहीं करी, मैंने तो देखा भी नहीं किसने चोरी करी है। यही होता है ना। तो यही कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा इंसान जिसने कोई गलत काम किया है, आप उसको उसी का गवाह बनाएंगे तो वो नहीं चलेगा। कोई और उसके बारे में कहे कि हाँ मैंने इसको क्राइम करते हुए देखा है, वो एक अलग बात है। बट अगर कोई कहता है कि नहीं मैंने वो बंदा अपने खिलाफ ही गवाही दे रहा है, तो उसकी गवाही, जैसे वो कहता है कि भाई मैंने ऑफेंस नहीं किया, तो हम मजाक मानते हैं कि भाई ये चोर थोड़े, हिंदी में कहावत है कि चोर थोड़े कहेगा उसने चोरी करी है। तो जिस तरीके से इसको लाइटली लेते हैं कि जब वो कहता है कि नहीं मैंने चोरी नहीं करी, उसको लाइटली लेते हैं, तो उसी तरीके से उस बात को भी लाइटली लेना होगा जहाँ पे वो ये कह रहा है कि मैंने चोरी करी है। यानी अपने खिलाफ खुद अगर सबूत दे रहा है तो कम सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्ट करी जाएगी, क्योंकि अपने खिलाफ हो सकता है वो किसी प्रेशर में आके ऐसी बातचीत कर रहा हो। तो ये सब चीज़ें हमें समझने और देखने की ज़रूरत है। चलिए अब यहीं पे अपनी क्लास जो है वो ख़त्म होती है, पार्ट नंबर 7। बहुत ही जल्दी आपसे कुछ ही देर के बाद पार्ट नंबर 8 में मिलूंगा और डेफिनेटली इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू वांट टू फॉर CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज, ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल, गारंटी ऑफ कवरिंग ऑल अमेंडमेंट इंक्लूडिंग द फास्ट ट्रैक बैच रिविजन सीरीज, शांतनु एंड तान्या भंडारी क्लासेस। थैंक यू सो मच।